गुड इवनिंग प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 7th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी में अभी तक जो टोटल 5 टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है और आज जो हम लोग देखेंगे वो छठा टॉपिक देखेंगे। छठे टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो अपलोड हो रहा है लेकिन अभी तक जो टोटल 100 भी सब्सक्राइबर पूरा नहीं हो पाया है, जिससे मेरा लाइव करने का जो ऑप्शन है वो नहीं खुल पाया है। अगर इसी तरह चलता रहे तो हो सके तो कुछ दिन में ये क्लास बंद भी कर दिया जाएगा, क्योंकि देखता हूँ मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखते हैं, फिलहाल अभी आप लोग इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए। तो आज की जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, जिसमें पहला जो हम लोग देखेंगे कि हिमालय प्रदेश के गिरिपाद में साल एवं सागवान के घने वन पाए जाते हैं। मतलब आपसे पूछे कि अगर हिमालय प्रदेश के गिरिपाद में कैसा वन पाया जाता है, तो साल एवं सागवान के घने वन पाए जाते हैं। मतलब वहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो साल एवं सागवान के पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा है क्या कि पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकुआकार वितान वाले लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि लंबे वृक्ष पर खिले लाल फूल जो होता है, लंबे वृक्ष पर देखेंगे तो लाल फूल होगा, वो क्या होता है, तो वो रोडोडेंड्रॉन का फूल होता है। ठीक है। आप लोग ये 3 कंडीशन देख लीजिए। अगर ये कंडीशन अगर आपसे यूपीएससी या बीपीएससी पूछे कि हाँ ये कंडीशन दे दे, पूछे कि ये किस जगह में ये ऐसा वन देखने को मिलता है, चाहे ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, तो आप हिमालय प्रदेश इसका जवाब देंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊंचाई के ऊपर बढ़ते जाएंगे तापमान गिरता है, यानी जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। मतलब जलवायु के कारण क्या होता है, देखिए ऊंचाई के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जलवायु के कारण वनस्पति में परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी तथा ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करता है। मतलब वनस्पति वृद्धि क्या क्या चीज पे, ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है, सिंपल सा बोले तो वनस्पति की वृद्धि का योगदान में कौन कौन से कारक है, तो इसका हो जाएगा तापमान हो जाएगा, ठीक है, नमी, ढाल तथा मिट्टी की परत की मोटाई भी हो जाएगी। ये कारक है वनस्पति वृद्धि के। ठीक है। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति के 3 मुख्य श्रेणियां हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के 3 मुख्य श्रेणियां हैं, वो कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वो वन है। वन में क्या है, हम लोग देखेंगे कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, वन कहते हैं। आप देखेंगे घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं ना, मतलब जो घास स्थल है वो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, और जो वन है वो कहाँ होते हैं, तो जहाँ उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण जो है वर्षा मिलता है वहाँ पे वन उगते हैं, और घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियों की बात कर ले तो कांटेदार झाड़ियों के बारे में दिया गया है कि कांटेदार झाड़ियाँ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क प्रदेशों में पैदा होते हैं। मतलब शुष्क प्रदेश जहाँ गर्मी का मौसम ज्यादा रहता है, जैसे कि भारत का पश्चिमी राजस्थान जो हो गया वहाँ पे। आप देखेंगे कि उप ध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन पाया जाता है। यहाँ पे 3-4 पॉइंट है, आप लोग अब समझिए। जैसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में कैसा वन पाया जाता है, तो शंकुधारी वन पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में शंकुधारी वन पाया जाता है, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ पाया जाता है, और आर्द्र प्रदेशों में घने उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। ठीक, उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन पाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। मतलब हिमालय
हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पे लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है। और ध्रुव, ये भूमध्य रेखा से यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, मतलब उत्तर ध्रुव की ओर जाने पर ये मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। मतलब प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है उसमें जो बदलाव अलग अलग प्रकार के देखने को मिलता है, उसका मुख्य जो कारण है वो क्या है, तो वो जलवायु है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में अब देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने मतलब अभी तक ये सब नोट्स नहीं बनाया है, तो आप लोग इस नोट्स को बना सकते हैं। ये यूपीएससी को ही नज़र में रखते हुए बनाया गया है। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी है, क्योंकि आप इस वीडियो को स्पीड करके देखेंगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पहला वन कौन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जिसे वर्षा वन भी कहा जाता है। और भूमध्य रेखा वन उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, तो भूमध्य रेखा वन उष्णकटिबंध के पास पाया जाता है। क्षेत्र कहाँ है, मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये क्षेत्र जो है इसका एवं गर्म एवं पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा जहाँ होती है ना, उस जगह पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। मौसम कभी शुष्क नहीं होता, मतलब यहाँ का जो मौसम है वो कभी शुष्क नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो काफ़ी घने होते हैं। और दृढ़ काष्ठ वृक्ष कौन कौन से है इसमें, तो रोजवुड है, रोजवुड, आवनुस और महोगनी, ये 3 वृक्ष कौन कौन से में है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। मतलब दूसरा जो पॉइंट है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह भारत में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है। 3 जगह है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष जो है ना अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, यानी जितने वृक्ष इसमें होते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में या पर्णपाती वन में, वो सभी के सभी वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष इसमें कौन कौन से वृक्ष आएंगे, तो साल, सागवान, नीम, शीशम, साल, सागवान, नीम, शीशम आ जाएगा, ठीक है। फर्नीचर हो गया, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं ये सभी के सभी वृक्ष, इसलिए इसका आर्थिक महत्व भी ज्यादा है। इसमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो जानवर पाए जाते हैं तो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। इसमें से आप सभी याद रखें चाहे ना रखें, इसमें गोल्डन लंगूर आप लोग याद रख सकते हैं। तो जानवर कौन कौन से हो गया, तो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। तीसरा पॉइंट है हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देख लिए। अब देखेंगे हम लोग शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन क्या देखेंगे कि मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। मतलब मध्य अक्षांश के जो है ना तटीय प्रदेश उसमें स्थित है। महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाया जाता है, महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। और दक्षिण पूर्व अमेरिका में, दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील में पाया जाता है। यहाँ के बाज जो है, यहाँ पे बाज चीड़ एवं यूके लिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। जैसा कि ये सब चीज वृक्ष जो है वो हिमालय में भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे क्या चौथा पॉइंट है जो हमारा कि शीतोष्ण पर्णपाती वन देखेंगे। शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या है, तो यह उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अत्यधिक मिलती है। मतलब शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर ज्यादा मिलती है। उत्तर पूर्वी अमेरिका में, चीन, न्यूजीलैंड और चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। पत्तियां शुष्क मौसम में गिराते हैं। मतलब शीतोष्ण पर्णपाती में जितने में ये पर्णपाती जो शब्द लग जाएगा मतलब समझ जाएगा कि वो क्या है, तो वो विशेष मौसम में, साल के विशेष मौसम में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं शुष्क मौसम में। तो ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। पेड़ में कौन कौन से आ जाएगा, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में जो है बांज, बांज, बीज, 3 जो है पौधे का नाम है। जानवर की बात कर ले तो हिरन, लोमड़ी और भेड़िए हो जाएंगे। और पक्षी, इसमें पक्षी का नाम ज्यादा याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजेंट पक्षी हो गया तथा मोनाल पक्षी, ठीक है। फिजेंट और मोनाल किस वन में पाया जाता है, शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाया जाता है। लास्ट देख लेते हैं हम लोग शीतोष्ण पर्णपाती वन के बाद भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति 5वां जो हमारा वन है वह भूमध्य
सागरीय वनस्पति महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारे पर स्थित है। मतलब ये वन कहाँ पाया जाता है? तो महाद्वीप के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित है और यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाया जाता है। मतलब यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये तीनों महाद्वीप क्या है? एक ही मतलब आसपास में ही है, तो आप लोग इसे आराम से याद रख सकते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाया जाता है। और यहाँ की क्या है? तो यहाँ वनस्पतियाँ, ये वनस्पतियाँ, ठीक है, ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क एवं ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। ये भी टॉपिक आप लोग याद रखिएगा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, मतलब इन क्षेत्रों में क्या क्या पाया जाता है? तो आमतौर पर जो संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू के वंश के सभी जो फल है वो नींबू के वंश के है, जिससे सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट जो हमारा है, शायद लास्ट ही है, हाँ लास्ट ही है, वो है कि शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? शंकुधारी वन के मामले में जो छठा हमारा पॉइंट है वो शंकुधारी वन है। यह उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। मतलब उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं और अक्षांश कितना लगभग में 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री में पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। शंकुधारी भी वन को क्या कहा जाता है? शंकुधारी वन को टैगा भी कहा जाता है। और ये शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? तो अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले जगह पे शंकुधारी वन पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि इसमें ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। वृक्षों के काष्ठ का उपयोग क्या चीज में होता है? तो लुगदी बनाने में होता है। यानी शंकुधारी जो वन पाए जाते हैं उनमें जो भी मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है तथा अखबार वाला जो कागज होता है उसे अखबारी कागज बनाने में भी उपयोग किया जाता है। नरम काष्ठ का उपयोग क्या चीज में होता है? तो नरम काष्ठ का जो उपयोग होता है वो माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने में भी किया जाता है। वृक्ष कौन कौन से हैं? अब वृक्ष को देख लेते हैं कि शंकुधारी वन में कौन कौन से वृक्ष जो पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष वो है चीड़ देवदार, ठीक है, चीड़ देवदार पाए जाते हैं। जानवर की बात कर ले, इसमें कौन कौन से जानवर होते हैं? तो रजत लोमड़ी, मिंक हो गया और ध्रुवीय भालू, ये तीनों नाम याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है? तो रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। शुद्ध या अनछुआ, मतलब रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ, ठीक है, जिसे कोई छुआ ना हो, ठीक है। अब देखते हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। मतलब ब्राजील का जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इन्हें क्या कह सकते हैं हम लोग? इन्हें हम लोग पृथ्वी के फेफड़े की तरह मतलब पृथ्वी के फेफड़े कह सकते हैं। अब एनाकोंडा देखते हैं, एनाकोंडा के बारे में दिया गया है एक पॉइंट, ठीक है। तो एनाकोंडा क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा सांप है, विश्व का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। भूमध्य सागरीय वृक्ष कौन? शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। मतलब उनकी जो मोटी छाल एवं पत्तियां होती है ना, वो वाष्पोत्सर्जन को क्या करती है? रोकती है, वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोदान भी कहा जाता है। मतलब भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो उसे फलोदान भी कहा जाता है। फलोदान भी कहा जाता है, किस लिए? फलों की कृषि यहाँ पे ज्यादा होती है, इसलिए उसे फलोदान भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग घास स्थल के बारे में। देखेंगे कि
कितने प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। तो पहला जो यहाँ पे दिया गया कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल और भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, मतलब ये भूमध्य रेखा के दोनों साइड उग सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि विषुवत रेखा के उत्तर में उगेगा या दक्षिण में उगेगा, ये दोनों तरफ उग सकते हैं। ठीक है, और घास की जो ऊंचाई होती है वो 3 से 4 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल की ऊंचाई 3 से 4 मीटर हो सकते हैं। उदाहरण में दिया गया है कि अफ्रीका का सवाना घास स्थल, अफ्रीका का सवाना घास स्थल। जानवर कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं? तो हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ। हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन एवं तेंदुआ पाया जाता है। आप देखते हैं शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल भूमध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। मतलब शीतोष्ण घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। घास छोटी एवं पौष्टिक होती है। ठीक है, घास एवं छोटी एवं पौष्टिक किसमें होती है? तो शीतोष्ण घास स्थल में। जानवर की बात कर लेते, इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं? तो जंगली भैंस आ जाएंगे और बाइसन आ जाएंगे और एंटीलोप। इसमें आप लोगों को क्या क्या याद रखना है ये देखिए। आप लोगों को इसमें जंगली भैंस याद रहे चाहे ना रहे, बाइसन और एंटीलोप ये दोनों नाम है जो आप लोगों को याद रखना है। आप देखते हैं कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ क्या है? तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। मतलब कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जहाँ भी पाए जाते हैं ना वह महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण वनस्पतियाँ की कमी रहती है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और कम वर्षा होती है। इसके कारण क्या होती है? यहाँ पे वनस्पतियाँ की मात्रा कम होती है। ठीक है, अब देख लेंगे हम लोग ध्रुवीय प्रदेश के बारे में देखेंगे। अत्यधिक ठंडा स्थान, तो मतलब ध्रुवीय प्रदेश जो होता है ना वो अत्यधिक ठंडा स्थान होता है। सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ पे कुछ सीमित प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है और यहाँ काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। मतलब ध्रुवीय प्रदेश में कौन कौन से चीज पाए जाते हैं? तो काई हो गया, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। यह अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। मतलब ये जो लाइकन है और काई है और छोटी झाड़ियाँ है वह अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। इसे तुंद्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है। तुंद्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप, मतलब ये वनस्पति कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ के जानवर के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। मतलब यहाँ पर जितने भी जानवर पाए जाते हैं उनके शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। जानवर में कौन कौन से है? तो जानवर में इनका नाम है सील, वायलस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू एवं बर्फीली लोमड़ी। अब देखेंगे हम लोग विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। मतलब एक ही प्रकार के जो घास स्थल है अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम देखेंगे। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास स्थल कहते हैं। ब्राजील में इसे क्या कहते हैं? तो कंपोस कहते हैं। ब्राजील में इसे कंपोस और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। वेनेजुएला में इसे क्या कहते हैं? तो वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास स्थल को लानोस कहा जाता है, लानोस। और देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, इनको अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है? तो पैम्पास कहा जाता है। उत्तर अमेरिका में प्रेउरी कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तर अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को प्रेउरी कहा जाता है, प्रेउरी। और दक्षिण अफ्रीका में इसे क्या कहते हैं? वेल्ड कहा जाता है। मध्य एशिया में इसे स्टेपी कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या कहा जाता है? डॉन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी छठा चैप्टर था कि छठा चैप्टर जो आज का हमारा था कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव वो समाप्त हो चुका है। और इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे 7वें चैप्टर को। बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, क्योंकि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हो सकता है ये जो सेशन स्टार्ट हुआ था ये जल्दी अंत हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगता है और जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो डिमोटिवेट होने पर क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बाकी आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दुलार दे और
अब हम लोग आएंगे और ये क्लास की जो बातें हैं ये हो सकता है कि 8वें क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा, व्यूज को और सब्सक्राइब को नज़र में रखते हुए, क्योंकि ऐसे में टाइम ज़्यादा लगता है वीडियो बनाने एडिट करने में। और जैसे ही अगर 100 सब्सक्राइबर कम से कम हो जाते तो लाइव सेशन खुल जाता, तो डायरेक्ट लाइव ही अपलोड होता और लाइव ही क्लास होता जिसमें आप अपना डाउट भी पूछ सकते थे। तो चलिए आप नेक्स्ट क्लास जो है वो उसका इंतज़ार कीजिए, कल आ जाएगा वो भी क्लास। बाकी आप लोगों को क्या राय विचार है आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।